नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं दुनिया में मौजूद एक बड़े संकट की। अरब वर्ल्ड पर छाया एक ऐसा खतरा जिसकी आग ना केवल अरब देशों को जलाएगी बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसा कर रख देगी। जी हां, बात करें ईरान के दरवाजे पर जंग की दस्तक की। जिस तरह से हालात हैं, सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमले के लिए तैयार हो जाएगी। सूत्रों की माने तो इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के हवाई और समुद्री बेड़े की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अब व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बैठक हुई और इस बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को सेना की तैयारियों की जानकारी दी। समझिए किस तरह से एक तरफ जेनेवा में बैठक होती है, उसके बाद में व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में भी एक बैठक होती है। अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को सेना की तैयारियों की जानकारी दी है कि किस तरह की तैयारियां हैं ईरान की घेराबंदी के लिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक हमले के अंतिम फैसले को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। खबरों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में जेनेवा में वार्ता हुई। हालांकि वार्ता में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत तो अच्छी रही, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं बनी है। अब अमेरिका की शर्तें मानने को ईरान तैयार ही नहीं है और अमेरिका की शर्तें जिस तरह से थोपी जा रही थी, ईरान ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया कि वो इन शर्तों के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका ने अब तक ईरान की घेराबंदी के लिए इतने फाइटर जेट्स और समुद्री बेड़ा तैनात किया जितनी कई देशों के पास में कुल सेना तक नहीं है। जी हां, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अरब सागर की ओर बढ़ रहा है और वीकेंड तक वो पहुंच सकता है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान की घेराबंदी के मिशन में हिस्सा ले रही हैं। इनमें F-15, F-16, F-22, F-35 जैसे विमान भी शामिल हैं। इनके अलावा B-2 बॉम्बर्स, अर्ली वार्निंग प्लेन और रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उधर ईरान ने भी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, ऐसा दावा किया जाता है। दरअसल ईरान अमेरिका को लगातार धमकियों की कहा जाए कि जो जवाब है धमकियों के माध्यम से ही दे रहा है। धमकियों की भाषा में ही एक तरह से समझा रहा है, लेकिन बात सिर्फ धमकियों तक होती तब भी समझ में आता। अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी है, ऐसी खबरें हैं। ड्रोन को लॉन्चिंग साइट तक पहुंचा दिया गया है। अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। अब समंदर के तट के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब द्वीपों पर मिसाइलें और ड्रोन भी तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब समंदर में स्पीड बोट्स भी तैनात की गई हैं। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब वॉर ड्रिल की और इसके अलावा ईरान ने अरब सागर में ड्रिल करने का ऐलान भी कर दिया, जिसमें रूस चीन के साथ में ये एक तरह से ड्रिल की जा रही है। इसमें रूस और चीन की नौसेना शामिल है। अब ईरान ने जंग होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की कारोबारी लाइफलाइन है। और इस बीच जो खबर आई उसमें ईरान में लगभग 5.5 की तीव्रता का भूकंप आ गया। सवाल ये है कि कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया। अब ईरान के पास में करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही यूरेनियम इजराइल के साथ साथ अमेरिका की बड़ी चिंता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर यूरेनियम संवर्धन है ईरान के पास में तो वो बना सकता है परमाणु हमले कर सकता है, परमाणु हथियार बना सकता है। सवाल है, क्या अमेरिका के ईरान पर हमला करने का मकसद दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखना है? सवाल ये, क्या अमेरिका की नज़र ईरान के तेल कारोबार और हॉर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण पर है? सवाल ये भी, क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने में सक्षम है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं ईरान से सीधे ईरान इस स्कॉलर
मुमताज आलम रिजवी और ईरान मामलों के जानकार भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। असलम रिजवी वो भी ईरान से ही कनेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर ओएमआर अनस ईरान मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ ईरान से ही कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हालात हैं उन परिस्थितियों को जानने की सबसे पहले मैं सीधे ईरान का ही रुख कर लेती हूँ। मुझे ज़रा बताइए ओएमआर अनस जी, जिस तरह के हालात हैं आज, यहाँ पर एक तरफ भूकंप की खबर आई, दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि जो जेनेवा में बैठक थी वो बैठक बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि खतरे के बादल मंडरा रखे हैं। ईरान में क्या हलचल है सर? पहले अमेरिका और इजराइल को आपस में मिल बैठ के ये तय करना होगा कि वो चाहते क्या हैं। जहां तक मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं समझता हूं तो वो रिजीम चेंज के फेवर में नहीं है और इजराइल एक रिजीम चेंज के फेवर में जा रहा है। तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में एक बड़ी सहमति है कि उनको क्या करना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल पिक्चर साफ है कि रिजीम चेंज का कोई भी एफर्ट कामयाब नहीं हो सकता। रिजीम चेंज होने के लिए सिर्फ जरूरी ये है कि अमेरिका अपनी पूरी फौज के साथ ईरान में उतर आए। और पिछली जो 10-12 जंगें जो अमेरिका ने की हैं पूरी दुनिया में, उससे ये साबित हो गया है कि अमेरिका कहीं जंग करने के लिए जा तो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में जैसे वो भागे हैं उसी तरह से उनको भागना होगा। तो इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसी कोई ग्राउंड कार्रवाई हो। तो इसलिए वो जो पूरी फौजी तैयारी है मेरे समझ में वो ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करने के लिए की जा रही है। अब इसमें दिक्कत ये है कि इजराइल जो है, इजराइल क्यों बहुत ज्यादा रिजीम चेंज के फेवर में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी इस बात में समझता है कि उसके 2000-3000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा देश ना हो जो उसके बराबर हो। और या जो या ऐसा कोई देश जिसे वो अपना थ्रेट मानता हो। ईरान एक तरह से इजराइल के लिए बड़ा थ्रेट है, शुरू से ये भी ज़रूर कहा जाता रहा है। लेकिन मैं असलम रिजवी जी का जल्दी से इस बात को लेकर रुख करना चाह रही हूँ। असलम रिजवी जी, ज़रा समझाइए, एक तरफ आज से ही ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में ये कहा जाए कि जिस तरह से पाक महीना शुरू हुआ है रमज़ान का, और दूसरी तरफ युद्ध के यलगार की परिस्थितियाँ बन रही हैं और बार बार एक बड़ा दबाव भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या परिस्थितियाँ हैं? क्या रमजान के मौके पर भी अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है या फिर ईरान की तरफ से कोई पहल हो सकती है क्या? सबसे पहले मैं पैनल में मौजूद तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको मैं सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। और माह रमज़ान आ चुका है, इसकी मुबारकबाद आप लोग कबूल कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात वो ये है कि अमेरिका की कोशिश ये कोई आज नई कोशिश नहीं है, बल्कि 11 फरवरी 1979 में जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह अल-मूसवी इमाम खुमैनी की इक़्तिदा में जो क्रांति और इनकलाब आया था, उसी के बाद से अमेरिका ने ये समझ लिया था कि अगर मिडल ईस्ट में कोई मुल्क हमारे लिए नुकसानदेह बनेगा, जो हमारी साख के लिए खतरा बनेगा, तो वो ईरान बनेगा। इसीलिए जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि ये अमेरिका नहीं चाहता है कि, या इजराइल नहीं चाहता है कि 3000 किलोमीटर के आसपास कोई ऐसा मुल्क हो जो उसके लिए खतरा बन सके, और खतरा बन चुका है। एक जमाना था कि लोग इजराइल को ये कहते थे कि इजराइल खुद के मारता है, अगर कोई एक पत्थर भी इजराइल को मारता है तो वो उसका नामो निशान मिटा देता है। लेकिन आपने देखा कि जो 12 दिन की जंग थी उसमें इजराइल की क्या हालत ईरान ने की, और वो ख्याल, वो बातें, वो तस्वुर जो लोगों के दिमाग में था, ये इजराइल को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, अनबीटेबल है इजराइल। ईरान ने ये बता दिया कि वो अनबीटेबल नहीं है। इसलिए इस वक्त जो जैसा कि रजीम चेंज होने की बात हो रही है, मैं आपके तमाम पैनल के सामने पूरे एतमाद और विश्वास और भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि ईरान में 90% लोग आयतुल्लाह खामेनी के चाहने वाले हैं, 10% हैं जो वाकई ईरान के मुखालिफ हैं और आयतुल्लाह खामेनी के। इसलिए 10% कुछ करने वाले नहीं है। अभी आपने देखा 11 फरवरी को जो ईरान में, ईरान की हिमायत में, इनकलाब की हिमायत में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कई मिलियंस लोगों ने मार्च किया और अपने सुप्रीम लीडर का साथ दिया। तो रजीम तो चेंज नहीं हो सकती है, हाँ जंग के जरिए से ईरान को हराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये भी मुमकिन इसलिए नहीं है कि अमेरिका रहने वाला कहीं और का है
और ईरान के इलाके में आया है। तो ईरान को एक एडवांटेज ये भी मिला है कि हुर्मुज़ में के पास ईरान की जो तैयारी है, वो इतनी खतरनाक तैयारी ईरान ने कर रखी है कि अमेरिका क्या कई मुल्क मिलकर भी अगर उससे हराना चाहें तो नहीं हरा सकते हैं। इसलिए 3000 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और तमाम मिसाइलें जो हैं इस वक्त ठीक है। तैयार हैं, जो कभी भी ईरान अगर हमला होता है ईरान पर लेकिन तो देखिए, जवाब आप देता भले अभी हमले के बड़े स्तर पर तैयारियां तो है, लेकिन जिस रिजीम चेंज की बात आपने कही, 10% जो लोग आपने कहा कि हो सकता है आयतुल्लाह अली खामनेई के जो विरोधी हैं, उन 10% लोगों ने ही सड़कों पर उतरकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बड़े स्तर पर एक हिंसक तस्वीरें नजर आई थी। शायद उसी का ही फायदा ये कहा जाए कि पश्चिमी देश उठाते हुए नजर भी आ रखे हैं। कर्नल टीपी त्यागी, एक तरफ जेनेवा में जब बातचीत हुई तो वो बातचीत पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये भी एक अपने आप में सिर्फ रस्म अदायगी है। अगर आज जो हालात हैं ये कोई शॉकिंग हालात नहीं है, बहुत चौंकाने वाली परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि इन हालातों के लिए, इन तस्वीरों के लिए आप में या तमाम पूरी दुनिया के अलग अलग लोग पहले से ही ये कहा जाए उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद यही होगा। बट सबसे महत्वपूर्ण बात की हमला करने की बात है, दबाव बनाने की। ओमर अनस जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ हमला नहीं बल्कि दबाव बनाना चाहता है। तो क्या दबाव बनाने के लिए उसने अपनी इतनी बड़ी सैन्य ताकत को ईरान के इर्द गिर्द तैनात करके रखा है? इतनी बड़ी सैन्य ताकत की कई दुनिया के ऐसे हिस्से हैं उनकी इतनी बड़ी सेना भी नहीं होगी जितनी यहाँ पर तैनाती अमेरिका ने कर रखी है। जी, कल को क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो इस समय आसार है वो सीधे सीधे युद्ध के हैं। अमेरिका ने जो तैयारी की है वो ऐसी तैयारी है जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक नहीं की। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी तैयारी है। देखिए, आप बता रही हैं कि उन्होंने 50 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परसों भेजे, आज उन्होंने 25 रिफ्यूलर भेजे। भाई, इनके साथ में आप उन 75 एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं जोड़ती जो अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में है, या जो बुश जो आने वाला है वहां पे दूसरा, या जो जेराल्ड फोर्ड है जो आने वाला है वहां पे 75 उनके ऊपर एयरक्राफ्ट है। फिर खाली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं, F-35 है जो स्टेल्थ, यानी कि वो दिखाई नहीं देगा और हमला कर देगा। ऐसे ही F-22 रैप्टर है, F-15 है, F-16 है। अच्छा, ये तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए। उसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले भी भेजे हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं। फिर इतना भी नहीं, उन्होंने अपने वो एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं जो रिकॉनाइसेंस के अलावा वो एयरक्राफ्ट जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर बीम दे सकते हैं। ये तो एयरक्राफ्ट की बात हुई। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी वहां पर है। उनके इन सब के अलावा B-2 बॉम्बर्स, यानी कि वो बॉम्बर जो स्टेल्थ बॉम्बर है और जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो एक नहीं 8 उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ताकत है वही आपकी कमजोरी भी बन जाती है। इस समय जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, इतने सारे बेसिस हैं, 20-25 से भी ज्यादा हैं, शायद 28 है। उन 28 के 28 बेसिस के ऊपर वो कितने भी पेट्रोइट्स और कितने भी थर्ड सिस्टम एयर डिफेंस के लिए लगा ले, लेकिन सबको बिफिटिंग डिफेंड करना मुश्किल होगा। और वो सारे के सारे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ईरान की मिसाइल्स है वही अल्टीमेट है, उनका कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मैं जरा सी एक आपको सामने बताता हूँ कि जो प्लानिंग है कि जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अब्राहम लिंकन, इसमें सबसे पहले तो उनके F-35 एयरक्राफ्ट जाएंगे जो जाकर हमला करेंगे और उनके रडार को निरस्त करेंगे। उसके बाद उनकी मिसाइलें जाएंगी, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले जहाज जाएंगे, और उसके बाद फिर वो, यानी कि अगर उनके जो ड्रोन्स हैं वो तब भी आ जाते हैं या मिसाइल तब भी बच जाती हैं, तो आखिर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से यानी कि लेजर बीम से। लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा किया है, और जो कुछ ऐसा है वो उनके हथियारों की लीथलिटी से ज्यादा उनके हथियारों का नंबर है। यानी कि उसने वहां पे क्या किया है कि ये ड्रोन कैरियर है। ड्रोन कैरियर में डिफरेंट कैपेबिलिटीज के ड्रोन है, यानी कि 1000 से 3000 किलोमीटर तक की रेंज वाले। कुछ स्टेल्थ है,
कुछ सुसाइडल है, यानी कि इस किस्म के ड्रोन है और वो ड्रोन कैरियर को रखा है। और जो सबसे खास बात है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ है वो है उसकी मिनी सबमरीन। जो मिनी सबमरीन है ये समुद्र के तलहटी में रेस्ट कर सकती है। और सर शायद यही वजह है कि जिसका जिक्र आयतुल्लाह अली खामनेई भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने जो युद्धपोत यहाँ तैनात कर रखे हैं, हमारे पास में भी इतने घातक हथियार हैं जो उन बड़े बड़े युद्धपोतों को धराशायी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ टीपी त्यागी जी का या फिर यहाँ पर मुमताज भी मेरे साथ में, उनका रुख करूँ, लेकिन उसके पहले उमैयार आपने एक बात यहाँ पर दोहराई थी। आपने कहा था कि जिस तरह से जो अभी हालात है, अमेरिका की रणनीति सिर्फ दबाव बनाने वाली है, वो हमला नहीं करेगा। लेकिन अंदर खाने कई ऐसी भी बड़ी खबरें सामने आई कि तारीख तय कर चुका है अमेरिका। 22 फरवरी को बड़ा हमला किया जा सकता है और 22 के पहले तक तैयारियां इस रूप में नजर आ रही हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हमला नहीं करना चाहेगा अमेरिका? देखिए, लिमिटेड हमले होंगे, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि रिजीम चेंज की नीयत से कोई कार्रवाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है। रिजीम चेंज के लिए जैसा कि मैंने कहा कि उनको ग्राउंड में आना ही होगा। ग्राउंड में आए बगैर वहां रिजीम चेंज नहीं हो सकता। अफगानिस्तान हमने देखा है, अमेरिका की और पूरी नेटो अलायंस की सबसे ज्यादा ताकत वहां पर झोंकी गई थी और 20-25 साल के अंदर क्या जिल्लत के साथ वहां से वो निकले हैं, पूरी दुनिया ने वो फोटो देखे। तो ईरान में ये जरूर है कि वहां पर एयर स्ट्राइक्स होंगी, लेकिन हमें सबको पता है और यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो इस बात को जानते हैं कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होगी। तो मैंने ये कहा। दूसरी बात ये है कि ईरान के पास भी जो ताकत है, जिस तरह के हथियार हैं, उससे ये सभी को पता है कि अगर ईरान जंग जीत नहीं सकता तो ईरान अमेरिका को जंग जीतने भी नहीं देगा। और इसका जो नुकसान है वो एक ऐसे गेम की तरफ बढ़ जाएगा जिसको हम लोग चेस के उसमें कहते हैं कि गेम फंस गया जो, तो वो उसमें इजराइल का भी बहुत नुकसान होगा और उसमें जो अमेरिका के जो सबसे करीब अलाइज हैं, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उसमें टर्की है, उसमें दूसरे कंट्रीज हैं, उनका भी बहुत नुकसान होगा। तो इस वजह से जितने भी अलाइज है वो ये नहीं चाहते कि ईरान पर ऐसा कोई बहुत बड़ा हमला हो जिसमें खुद उनके घर उसमें आग की जद में आ जाए। लेकिन देखिए, ये तो यही बात हो गई कि अमेरिका भी नहीं चाहता या अमेरिका के जो साथी देश है वो भी नहीं चाहते। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जो साथी हैं एक तरह से अमेरिका के, वो भी क्लियर कट ये कह चुके हैं कि ईरान पर वो हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन यूके देवनाथ जी, जो यहाँ पर ओएमआर भी एक बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात को जरा मुझे समझाइए कि मौजूदा जो हालात नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अगर हमला होता है या हालात अगर इस रूप में बिगड़ते हैं तो उसकी जद में हर कोई आएगा, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर असलम रिजवी जी ने भी एक बड़ी बात ये कही थी कि इजराइल को जो घाव दिए हैं ईरान ने, वो इजराइल शायद पचा नहीं पा रहा और इजराइल बार बार वो मौका पाना चाहता है कि वो ईरान को उसका जवाब दे पाए। तो क्या अभी वैसी ही जमीन या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या जिनेवा टॉक्स के बाद में ज्यादा ये प्रबल हो गई है कंडीशन? नैना जी, जब भी युद्ध होता है उसके पहले पॉलिटिकल लीडरशिप यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मकसद पेंटागन को बताना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या उद्देश्य ईरान पर 1000 जहाज भेजकर 2000 बॉम्ब गिराना है? तो ये कोई मकसद नहीं हुआ, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है। अगर मैं इंडियन ऑडियंस को बता सकूं, जितना बड़ा नॉर्थ इंडिया है उससे बड़ा है ईरान। तो ईरान के ऊपर 10 दिन की लड़ाई में 1000 जहाज भेज देगा अमेरिका, 2000 बॉम्ब गिरा देगा, उससे ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचेगा, कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ऊपर से कुछ सुपरफिशियल नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हासिल क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी हम सही बात कर रहे थे सत्ता परिवर्तन, क्या अमेरिका सत्ता परिवर्तन कर पाएगा? जाहिर बात है, जैसे हम सही तरीके से सोच रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, लेकिन क्या अमेरिका अपने डेल्टा फोर्स को हेलीकॉप्टर में बिठा के कुवैत से या इराक से या कतार से तेहरान की तरफ कूच करा पाएगा, जहां पर भी उनको लगता है कि आयतुल्लाह खमानी है या पेजेश्कियान बैठे हुए हैं? सवाल नहीं उठता। करीबन 700 किलोमीटर की दूरी है, तो वेनेजुएला वाला मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा। वेनेजुएला में तो एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किए, डेल्टा फोर्स 11 मिनट में पहुंच गए कराकास। यहाँ पे 700 किलोमीटर तेहरान के तरफ जाते हुए जाने में 3 घंटा,
वहां उन्होंने जो भी करना है आयतुल्लाह खुमानी, पेजेश्किन या टॉप ईरानियन आईआरजी लीडर्स के साथ, उसके बाद वापस आने में 3 घंटा, सर्वाइवेबिलिटी बहुत ही डाउटफुल है। एक और चीज ये है, जी, देखिए जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आज जेनेवा में जो बातचीत हुई है उसमें बहुत पॉजिटिव आउटकम निकला है। जैसे ईरान ने अपनी तरफ से पूरी ढील दे दी है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है कि वो अपने जो यूरेनियम है जो संशोधित किया हुआ है, उन्होंने लगातार बोल रहे हैं 440 किलो वेस्टर्न मीडिया, वो उसकी जो पोटेंसी है वो 60% से कम कर देगा, कम करके 20% या 10% पर ले आएगा उसकी जो प्यूरिफिकेशन लेवल है। लेकिन ईरान छोटी सी दरख्वास्त कर रहा है कि अमेरिका भी अपना अच्छा नियत दिखाते हुए ईरान के ऊपर जो इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, आर्थिक फाइनेंशियल सैंक्शन, ट्रेड सैंक्शंस, उसमें से 1-2 सैंक्शंस को हटाना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से अभी माहौल युद्ध का नहीं है, माहौल बातचीत का है, और पॉजिटिव तरीके से बातचीत आगे जा रही है। लेकिन जो भी हालात है सर, उसमें बातचीत अलग छन छन कर जो सामने आई है, उसमें ये कि अमेरिका जो पाबंदियां लगाना चाहता है, वो पाबंदियों के लिए तैयार नहीं है ईरान, और दूसरी तरफ खासतौर से यूरेनियम संवर्धन को कंट्रोल करने की बात है, उसमें स्पष्ट हो जाता है। मेरे साथ यूएसए से पूर्णिमा नाथ भी कनेक्ट हो चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले मैं मुमताज आलम रिजवी आपका रुख करना चाह रही हूँ। इन केस मान लीजिए अगर हालात ऐसे बन रहे हैं युद्ध के, जिसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स बहुत प्रबल दावेदार ये कहती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी रिजवी जी से सवाल भी पूछा था कि रमजान की शुरुआत हुई है, और खासतौर से अगर ईरान की बात करें तो आयतुल्लाह अली खामनेई एक बड़े इस्लामिक लीडर के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में है, इस्लामिक स्टेट्स में भी। तो अब अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो क्या अमेरिका हमला करेगा, और अगर ये कहा जाए रमजान के बीच में हमला किया जाता है तो क्या उसका बड़ा प्रभाव नजर आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम हजरात को मेरा आदाब, नमस्ते, और इसके साथ साथ मैं माह रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करता हूं आप तमाम हजरात की खिदमत में। देखिए, जहां तक हमले का ताल्लुक है, मैंने कई जगह ये बात कही है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। और उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि रेड सी में जब अंसारुल्लाह अल हौती ने उसको ब्रेक किया तो 19 से 20 महीने तक पूरी ताकत अमेरिका ने झोंकी, लेकिन रेड सी को वो फ्री नहीं करा सका। आखिरकार अमेरिका को समझौता करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, और वहां से भागना पड़ा। तो एक तो ये हम देखते हैं, दूसरा 12 दिन की जंग को भी हमें जरूर सामने रखना पड़ेगा। आज तो अमेरिका कह रहा है कि इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे, यानी वक्त दे रहा है। लेकिन इससे पहले जब बातचीत 5वें मरहले में दाखिल हो गई थी, और ये था कि 2 दिन बाद अब बातचीत होनी है, अचानक इजराइल की तरफ से हमले शुरू हुए, और फर्स्ट लेयर की जो उनकी फौज के कमांडर्स थे उनको मार दिया गया था। इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान की जो सेकंड लेयर थी उसने कमान संभाली, और अब तो खबर ये आ रही है कि सबको आदेश जो है वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब दे रहे थे। उन्होंने पूरा जो है इंतजाम अपने हाथों में ले लिया था। तो अचानक जब अटैक किया गया तब ये मुकाबला नहीं कर सके, B-2 बम्बर भी मारा गया और सब कुछ किया गया, लेकिन आखिर में उन्हें समझौता किया गया। तो 2 मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप देखिए कि चाहते हुए भी ईरान को वो शिकस्त नहीं दे सके, तख्ता पलट नहीं हो सका। और आज अगर देखें तो आज 6 महीने में ईरान ने अपनी ताकत को तकरीबन 2 गुना कर लिया। नहीं, लेकिन मुमताज, आपको पहले वाले हालात में और अभी के हालात में कुछ अंतर नजर आता है क्या? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ रिजवी साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, 90% ईरान की जो आवाम है वो खामनेई को पसंद करती है, 10% लोग, और उन 10% लोगों ने किस तरह से जो हल्ला मचाया था वो हम सभी जानते हैं। तो क्या आपको लग रहा है रिजीम चेंज होने के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए रिजीम चेंज के हालात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग असल में जो इनकलाबे इस्लामी ईरान है उसको समझते नहीं है, उसको जानते नहीं है। ठीक है। उसका कयाम जो है वो रेफरेंडम के साथ हुआ है। ठीक है। यानी आवाम की
आवाज पे हुआ है, आवाम के कहने के मुताबिक हुआ है, इसलिए उसके साथ लोग खड़े हैं। वहां थोपा नहीं किया जो लोग समझ रहे हैं कि थोपा गया, नहीं, लोगों से ठीक है। पूछा गया कि आप क्या पसंद करते हो, क्या ये ठीक है। जब नहीं, लोगों ने लेकिन कहा इसी रिजीम या तो इसी इसलिए तनाव का तो फायदा उठाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है ना, जो अभी हालात हैं उसका ही तो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका देखिए, जी, देखिए पूर्णिमा जी, अमेरिका जी। के साथ ये नई 47 साल हो गए हैं, 47 साल से वो मुकाबला कर रहा है तमाम तर पाबंदियों के बावजूद। अब जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो इजराइल में कार्रवाई क्यों नहीं करता, इजराइल के साथ क्यों खड़ा, वहां भी तो लोग तख्ता पलट मैं चाहते हैं, इसका जवाब वहां पे भी पूर्णिमा तो जी से लोग समझने चाहते की हैं कि कोशिश कर रही हूँ। नेतन्याहू पूर्णिमा जी को देखिए, हटाया बात जाए। तो अव्वल दर्जे की मुमताज आलम ने एक बड़ी गंभीर कही है। 47 साल हो गए हैं इस अदावत को भी, और उसके लंबे वक्त से ये बड़े हालात हैं, लेकिन अभी भी उसके बाद में भी बड़ी घेराबंदी की गई है। लेकिन अभी भी बार बार ये कहा जा रहा है कि घेराबंदी तो की गई दबाव बनाने के लिए, लेकिन हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान की ताकत अमेरिका बखूबी जानता है। देखिए, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि अमेरिका का रोल क्या है, वेदर इट इज ईरान, सीरिया, इराक हो और बाकी अदर कंट्रीज हो। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमेरिकाज रोल इन डिफरेंट कंट्रीज, हु इज अमेरिका टू डिक्टेट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आई डोंट कंडोन। मैं ईरान की हिजाबी इस्लामिक शरिया लॉ को मैं कंडोन नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं हिंदू हूँ और फ्री एक वुमेन हूँ। मेरा ये अधिकार है बोलने का, मेरा अधिकार है जीने का जैसे मैं चाहती हूँ। ऐसा इस्लामिक शरिया कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ वहाँ पे किस तरह का वुमेन के ऊपर अत्याचार करा जाता है, उनको कैसे दबा के रखा जाता है। इनफैक्ट लिटरली इंडिया में भी आप देखिए, जो पुराने ख्यालत के आदमी है वो भी हम औरत को दबा के रखना चाहते हैं। सिमिलरली इन अमेरिका ऑल्सो अभी लिटरली द चर्चेस बोल रहे हैं। अब पीट हेग्सेथ हमारी जो डिफेंस सेक्रेटरी है, अब तो उसको वर बोलते हैं, उनकी भाषण, उनकी क्रिश्चियन एजेंडा आप देखेंगे तो लिटरली वो रिपोस्ट करते रहते हैं क्रिश्चियन पास्टर की वुमेन को घर में रहना चाहिए। आपकी बात पे किचन मुमताज और जी कुछ कहना चाह रहे हैं पूर्णिमा जी। क्या जी, हमला कर देंगे? एक मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस बुनियाद पे अमेरिका को यह हक हासिल हो गया कि वो अटैक कर दे, रिजीम चेंज कर दे? कैसे कैसे हक हासिल हो गया? फिर मैंने अभी एक सवाल किया था कि इजराइल में आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाखों लाख लोग आए थे भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में। वहां पे जो संविधान बदला गया था उसके खिलाफ, वहां पे अमेरिका खामोश क्यों रह जाता है? वहां के अवाम नहीं है, वहां के अवाम की हिमायत में अमेरिका नहीं खड़ा हो रहा। ईरान के 10% अवाम से बड़ी हमदर्दी हो गई। फिर मैंने कहा कि ये रेफरेंडम के जरिए से हुआ है, 90% की बात मानी जाएगी कि 10% की? आप बताइए पूर्णिमा जी। कैसे किया जाए। देखिए, तीसरी चीज ये ये कि वहां पे, आखिरी सवाल, वहां पे आज मैं ईरान जा चुका हूं, मैंने देखा है कि वहां नौकरियों में औरतें ज्यादा हैं, वहां फुटबॉल हो, वहां पे क्रिकेट हो, वहां बॉक्सिंग हो, वहां कुश्ती हो, सारी फील्ड में हिजाब के साथ औरतें हैं। पूरी दुनिया में ठीक है, स्पोर्ट्स में जवाब आप देखिए दे लेते हैं। गोल्ड हासिल करते हैं, तो क्यों इनको लगता है कि वहां के दबा के रखा जाता है? पूर्णिमा जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सिर्फ औरत के बारे में और उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन ये मैं आपके चैनल्स के थ्रू ये देना चाहती हूँ कि वुमेन का अधिकार है उनको कैसे रहना है, किसी के दबाव में नहीं है। कोई मेन डिक्टेट ना करे उनको कैसे रहना है, उनका जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, किसको सर्व करना है, किसको नहीं सर्व करना है। और दिस एंस्लेवमेंट ऑफ वुमेन इज समथिंग दैट आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट ऑफ। तो ये जो ईरान मसा चीन की तरह अमीनी रहना को चाहिए क्या? जो एग्जीक्यूट करा नहीं, गया था, चीन की तरह उसके रहना बाद अभी चाहिए ये क्या? सिर्फ मसा अमीनी की बात नहीं कैसे है। रहना वहां पे चाहिए चीन की लिटरली, तरह? सर मुझे बात खत्म करने दीजिए, आपकी बात भी सुना कैसे? जाएगा। उसके बाद लिटरली आप केस के अगेंस्ट केस वहां पे ऐसा हुआ कि
एसिड फेंका जाता है वुमेन के ऊपर, तो दिस काइंड ऑफ अत्याचार हैज टू स्टॉप। बट उनके जो क्वेश्चन है, डज इट रियली अकाउंट फॉर अमेरिका टू गो एंड अटैक? माय आंसर इज एक्चुअली ये ह्यूमन राइट्स का इशू है ही नहीं। अभी अगर ईरान अभी स्टॉप करके, खामिनी अगर बेसिकली एक वासाल स्टेट बन जाए अमेरिका का, ये सब बंद हो जाएगा। सारे यूएसएस इब्राहिम लिंकन हो, जेरल फोर्ड हो, सब वापस आ जाएंगे। और खामेनी का जो लिटरली यहाँ पे यूएस जो मीडिया है उनको अच्छा अच्छा बताने लग जाएंगे। तो ये नैरेटिव गेम है, ये अल्टीमेटली कंट्रोल करने की बात है ना मुमताज जी? जी हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं बोली अल्टीमेटली कंट्रोल करना नहीं, चाहता है मैं अमेरिका। ये जी। कह रहा था कि यहाँ पे इतना हिजाब में अगर औरतें हैं और वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे रोका जा रहा है कि साहब नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि ईरान जिस दौर से गुजरा है, जिस तरह के हालात वहां हो गए थे, नौजवान नशों में थे, वहां बरहनगी आम हो गई थी, उरियानियत थी, बड़े खराब हालात हो गए थे। तो अमेरिका और वेस्टर्न लोग तो यही चाहते हैं। उसकी वजह क्या चाहते? इसलिए है ताकि एप्स्टीन जैसे हालात, जो फाइल अभी हम देख रहे हैं, उसमें किसी को शर्म नहीं आ रही, उसमें किसी को जो है खराब नहीं लग रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां 8 साल 10 साल, उससे कोई शर्मसार नहीं है। लेकिन अगर हिजाब में औरत आ गई तो उससे सबको तकलीफ है। उस पर दुनिया क्यों खामोश है, क्यों नहीं बोल रही है? सबको बोलना चाहिए। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। अमेरिका में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं मुमताज जी, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि प्रोटेस्ट तो बड़े स्तर पर जारी हैं, एप्स्टीन फाइल्स का एक मसला बड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। मैं आगे मैं रिजवी साहब का रुख करूं, लेकिन मुझे पूर्णिमा नाजी एक बात का जरूर जवाब दीजिएगा। आप जो मुमताज जी की बात कह रहे हैं, अमेरिका खुद अपने अंदर खाने इतने मसलों से जूझ रहा है, लेकिन उसे ईरान के अंदर की परिस्थितियों की ज्यादा चिंता है। यही सवाल मुमताज आलम भी पूछ रहे हैं। पूर्णिमा नाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे लगता है पूर्णिमा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार हम वो थोड़ा सा रीचेक करते हैं कि क्या मसला है बेसिकली। लेकिन असलम रिजवी जी, एक बात मुझे जरूर यहाँ पर समझाइए। आज एक खबर यहाँ से सामने आई, ईरान से सामने आई कि यहाँ पर 5.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब देखिए, बड़े शक जो है वो ईरान की तरफ ये जाता है कि 440 किलो का यूरेनियम संवर्धन यहाँ पर है, और बार बार जो तमाम मंशाएं हैं, जो अलग अलग इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको कवर अप करके रख रहा है। और पिछले कुछ वक्त से कई ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि क्या यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट या कुछ इस तरह की हलचल हुई है क्या? देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं इजराइल और अमेरिका दरअसल ईरान की नीयत पे सवाल खड़े करते हैं। सर प्लीज। जी हाँ, ये ईरान ने डिनाई किया है कि उसने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया। ये चौथी या 5वीं बार ऐसा हुआ है कि ईरान में कोई भी अर्थक्वेक आता है तो फौरन लोगों का ख्याल जाता है कि ईरान ने कोई टेस्ट किया है। ये बिल्कुल गलत खबर है। आपके बेहतरीन चैनल के जरिए से मैं ईरान की इस बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ईरान ने इसको डिनाई किया है और ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक बात मुझे आपके इस चैनल के जरिए से मैं बहुत ही आदर, रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ, हमारी वो बहन जो अमेरिका से जुड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि हमारे भारत को भी इसमें शामिल किया कि यहाँ पर हिजाब के जरिए से औरतों के ऊपर एक तरह से पाबंदी आयद की जाती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की भी जो औरतें हैं, जो विमेंस हैं, और ईरान की भी। आप मेरे साथ ईरान चलिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर हर काम में औरतें आगे हैं। यहाँ तक कि खेलों में ईरान की औरतें जो हैं वो गोल्ड मेडल लाती हैं। कोई भी हिजाब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमारी आज़ादी को डिस्टर्ब हो या हमारी तरक्की जो है मुतासिर हो। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान में हो या इंडिया में हो, यहाँ की सारी औरतें जो है आज़ाद हैं, और वो आज़ादी जिसे हम इंसानी आज़ादी कहते हैं, वो आज़ादी हमें मिली हुई है। मैं एक बात अर्ज कर दूं, मेरी बहन है, मैं इनको सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया ने 2 बातें जो है हमारे एशियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा गलत तरीके से पेश किया है, फैलाया है। और वो ये है, पहली बात ये है कि साहब
ह्यूमन राइट्स हमारे पास नहीं है, और दूसरी दूसरी बात यह कि औरतों के जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन इनकी इस झूठी बातों ने, जो मनगढ़ंत बातें थी, एप्स्टीन फाइल ने और गज्जा ने, इन दोनों बातों को जो है जवाब दे दिया। गज्जा में जो हजारों बल्कि लाखों के करीब बच्चे, जवान, बूढ़े मारे गए, और वेस्टर्न मीडिया ने कोई खास उस पर असर नहीं लिया। होना तो ये चाहिए था कि इसराइल को उस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क बताते, लेकिन आज तक किसी भी एक मुल्क ने खुल के जो है इसराइल के खिलाफ नहीं बोला। इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन राइट्स का जो नारा है, असलम रिजवी जी, देखिए कई बार मसले जरूर थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन चूंकि आप अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पिछले कुछ वक्त में बड़े प्रदर्शन महिलाओं के, ईरान की लड़कियों के सड़कों पर उतर के साफ तौर से नजर आए, जिसमें महसा अमीनी एक बहुत बड़ा नाम रहा। उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किए गए, और उनकी तरफ से कई बार, सिर्फ उनकी ही तरफ से नहीं, कई बार ऐसे तमाम ये कहा जाए कि अपने अधिकारों की आवाज उठाती हुई तमाम लड़कियां भी सामने आई। और उसमें सिर्फ हिजाब ही नहीं है, दरअसल तमाम पाबंदियों की भी बात है। एप्स्टीन फाइल्स हो या दुनिया के अलग हिस्सों की बात, हो सकता है आप उसको एक बड़ा मुद्दा बना रही हो, लेकिन ईरान में यह भी एक गंभीर मसला है, जो कि भले ही उस 10% हिस्से का है, लेकिन लोगों के मन में नाराजगी जरूर रही। इसीलिए बार बार रिजीम चेंज का दबाव यहां पर बनाया जाता रहा। जी हाँ, ये जो आप कह रही है महसा अमीनी की जो आप बात कर रही हैं, अव्वलन तो ये खबर भी फर्जी है कि महसा अमीनी को मारा गया। ईरान ने 10 बार कहा, वीडियो दिखलाया कि वो उसकी जो मौत थी वो नेचुरल मौत थी, मारा नहीं गया। इसको भी मीडिया वालों ने, जो ईरान के एंटी है मीडिया, उसने इशू बनाया। महसा अमीनी का वाकया फर्जी है। लेकिन असलम जी, सिर्फ महसा अमीनी नहीं, नरगिस मोहम्मदी, मसीह अली निजात, इस तरह के तमाम और कई लोग हैं जो लगातार ह्यूमन राइट्स की तमाम इस तरह के मसलों को उठाते रहे हैं। अव्वल ये आज की चर्चा का विषय नहीं, लेकिन लोगों की नाराजगी की वजह क्या क्या है, वो कारण क्या क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूके देवनाथ जी, क्या यही वजह इन सारे मसलों का फायदा अमेरिका उठाने की कोशिश करता है? नैना जी, सबसे पहली बात तो मैं एक सेंटेंस में कहूंगा कि हर देश अपने कायदे कानून के हिसाब से चलता है, और वो देश अपने कायदे कानून जो है अपनी हिस्ट्री, अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से बनाता है। मैं भी कह दूं कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, और हमारे यहाँ पे भी हम जब अच्छे अच्छे परिवारों में जाते हैं, खासतौर से गांव की तरफ, तो सब घूंघट पहनने को अच्छा व्यवहार मानते हैं। तो अमेरिका को हक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दे कि हिंदुस्तान की औरतें घर में घूंघट क्यों पहनती हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आज अमेरिका क्यों ईरान पर हमला करना चाहता है। मैं आपको बताता हूं कि ईरान में जमीन के नीचे कच्चा तेल और जमीन के नीचे जो गैस है, सिर्फ वही एक अमेरिका की परेशानी है। 1979 के पहले जब शाह ऑफ ईरान थे, वो कच्चा तेल कहां निकाला जाएगा, कौन कंपनी निकालेगी, किसको बेचेंगे, किस कीमत पर बेचेंगे, सब अमेरिका तय करता था। लेकिन 1979 के बाद अमेरिका की ये पावर चली गई। अब ईरान दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे बड़ा भंडारण बताया जाता है वेनेजुएला, उसके बाद सऊदी, उसके बाद ईरान। मैं आपको नैना जी साफ बताता हूं कि आज अगर ईरान की जमीन के नीचे कच्चा तेल और गैस नहीं होता, समझिए रेत के नीचे सिर्फ आलू होता और जमीन के ऊपर सिर्फ बैंगन की खेती हो रही होती, तो अमेरिका को ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ईरान में कच्चा तेल है, उसका कंट्रोल अमेरिका को चाहिए। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ईरान की तरफ बार बार हैरान परेशान होकर देखता है और इजराइल की मदद लेता है अपने इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को मिलने के लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं। वेल, पूर्णिमा नाथ जी उस समय कुछ कह रही थी, मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। पूर्णिमा जी, यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स या बाकी मसलों की बात है वो तो गंभीर है ही, इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्या यहाँ के ह्यूमन राइट्स की वजह से है या फिर कुछ और भी वजह है अमेरिका की? देखिए, मैं दो हिस्सों में इसका आंसर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर ने एप्स्टीन फाइल के बारे में बात किया, बच्चों के बारे में बात किया। 2024-25 में एक रिपोर्ट भी आई थी, इराक में एज ऑफ कंसेंट और मैरिज, बच्चियों का मैरिज की एज 9
किया गया है। और आप खुद ही देख लीजिएगा, उसके बाद उन बच्ची 9 इयर्स की बच्ची का कितना शादी हुआ, आप उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में माइनर यानी लेस देन 18 का जो मैरिज है, कंसेंट का मैरिज अप्रूवल 34 स्टेट अलाउ करती है, और वो 16-17 इयर्स की भी है, कुछ कुछ अप्रूवल 14 to 15 इयर्स भी है। तो मेरे ख्याल से आगे जाके शायद उसको उसका भी एज घट सकता है। तो ये रीजन आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस नहीं, इज लेकिन बिकॉज पूर्णिमा जी, अगर अमेरिका चाह रहा है कि रिजीम चेंज करवा दो, जो मौजूदा स्थिति है, खामनेई अगर हट जाएंगे, परिस्थितियां क्या ठीक हो जाएंगी? क्योंकि विचारधारा की बात होती है। अब अगर ईरान की विचारधारा, वहां का रहन सहन जिस रूप में है वो तो वैसे ही रहेगा, क्या वो परिस्थितियों में अंतर आ जाएगा? जी नहीं, देखिए मेरा मुमताज जी। पॉइंट ये है नाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईरान कुछ भी करे, वो उनके इस्लामिक शरिया लगाए, हिजाब लगाए, हिजाब को चॉइस बोले ना चॉइस बोले, जो ना पहने उनको उठा के लेके जाके मार दे या कब्जा करके उनको जलाया जाए। आई अंडरस्टैंड देयर इज ए ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बट अमेरिका कौन होता है कि कहीं भी कंट्रीज में जाके वो उसको दादागिरी दिखाए? इराक में जाके शिया को बोले थे वहां पे आप रेबेल करिए, हम आएंगे, और ईरान में भी वही काम किया है। जब वो इराक में बोले थे वो था ही नहीं वहां पे लिटरली। अब आज वहां पे बोल रहे थे कि आप जाके कब्जा कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लो, वी कमिंग, हेल्प इज ऑन द वे, ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। मुमताज जी, आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आज इट इज नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स एट ऑल, इट इज अबाउट ऑयल। आज अगर खमेनी ने चुप करके बोल दे कि मैं जो सब कुछ करने की तैयार हूँ, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद लेकिन वो करवा देंगे, ऑयल जो है, वो जो मिट्टी है, वो जो धरती है, तेल गैस, वो सब ईरान का है ना, ईरान की धरती पर है, तो वेल उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? मुमताज जी, ईरान का एसेट से ईरान कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल पूर्णिमा जी की बातें यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि अभी हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, उत्तम कुमार देवनाथ जी, बिल्कुल असल मसला जो है वो तेल का है। और तेल कैसे हासिल हो, वेनेजुला में क्या हुआ हम सब ने देखा। हाँ, वहां पे अब सारे मसले हल हो गए। क्यों? क्योंकि तेल पे कब्जा हो गया अमेरिका का। वही चीज यहाँ पे उनको लगता है कि कैसे हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा कर लें, किस तरह से ईरान को अपने हाथ में ले लें, वरना कोई उनको हिजाब से मसला नहीं। पूरा गजा तबाह हो गया, वहां छोटे छोटे 20,000 ज्यादा बच्चे मारे गए। हाँ, और अमेरिका ने क्या कहा कि हमने जो असलहे दिए इजराइल को, उसका सही इस्तेमाल किया है इजराइल ने। आप बताइए, ये कोई कहेगा? जबकि पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही थी, पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई थी कि क्या हो रहा है। आज भी लोग आंसू बहा रहे हैं गाजा को लेकर के। मैं कभी भी हमास को नहीं कहता आप हमास को मार देते, आप हमास को खत्म कर देते, आप हमास को नहीं खत्म कर पाए। हमास आज भी डिसआर्म नहीं है, हमास आज भी स्टैंड कर रहा है। तो इनकी तमाम कोई शक नहीं, गाजा को तो एक तरह से टेस्टिंग जोन बना लिया था। जो नए नए हथियार बनाए थे उनको टेस्टिंग जोन एक तरह से बना लिया था। जो भी हथियार है उनका टेस्ट किया जा रहा था गाजा में, ऐसी कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं। मैं आपको बताऊं नैना जी, मैंने कहा कि अमेरिका को जंग से प्यार है। अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उनकी तजारत हथियार है। वो हर जगह ही करते हैं जहां उनको सहूलत लगती है। अच्छा चलिए, नकाब की बात है तो सबसे ज्यादा तो अरबों में है नकाब। तमाम जो जिन कंट्रीज की बात करते हैं, कभी कहा सऊदी वालों से, कभी कहा और मुल्कों से, कतर से, और कि भाई यहाँ नकाब क्यों औरतें उड़ती हैं, उनको कोई क्यों? क्योंकि नहीं, लेकिन मुमताज जी, दरअसल असल में बात सिर्फ ये कहा जाए कि नकाब की बात नहीं है। नकाब को लेकर प्रदर्शन या फिर उसको जब बड़ा हथियार वहां की आवाम बना ले और वो सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर ये कहा जाए तख्ता पलट की बात करे, दरअसल मसला वहां पर आ जाता है। लेकिन टीपी त्यागी जी, इस बात को जरा मुझे समझाइएगा, जो यहाँ पर बात, चाहे बात पूर्णिमा नाथ जी की हो, मुमताज जी की या रिजवी जी की, इन सबसे एक बात ये बड़ी तैयारी नजर आती है। भले ही अमेरिका हमला करने से बचे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जो कमांडिंग रूम है वो पूरी तरह से रेडी है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रखे हैं, बस ग्रीन सिग्नल देने की देरी है। ग्रीन सिग्नल क्या मिलना जल्दी आपको नजर आ रहा है या फिर उसमें भी कुछ इफ एंड बट है? देखिए, पेंटागन ने ये डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है कि 2 दिन बाद यानी कि शनिवार तक हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट
पूरा हो जाएगा। अब आप जब भी आदेश करेंगे हम अटैक के लिए तैयार हैं। लिहाजा अमेरिका अगर चाहे तो 2 दिन बाद रमजान में ही लेकिन सर अटैक क्या कर उसके पहले ईरान रिटेलिएट कर सकता है? क्या ईरान पहले ही, जब उसे पता है कि पूरी सैन्य ताकत नहीं है, क्या ईरान पहले हमला करेगा? क्या ईरान प्रोएक्टिव एक्शन ले सकता है, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड वो दिखा रहा है और इजराइल उसके बीच में है और उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी पहुंच इजराइल तक है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ। बहुत देर से ये बात चल रही थी कि अमेरिका क्यों हमला करना चाहता है ईरान के ऊपर, अमेरिका को क्या हक है। आई एग्री भी थी, अमेरिका कोई हक नहीं है दूसरे देशों में जाने का। लेकिन दो चीजें देखो, पहली तो ये कि 2005 में यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो रेजोल्यूशन ये था कि अगर किसी देश में नरसंहार हो रहा है तो उस देश को हक है इंटरवीन करने का जिस देश के लोगों का नरसंहार हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस देश को सपोर्ट करे। यानी कि एक जरा सा अंगूठा रखने का पॉइंट मिलता है कि वाई अमेरिका इज इंटरवीनिंग, बट दिस इज नॉट द रीजन। द रीजन इज दिस कि 1948 में अमेरिका ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में ये सोचकर बसाया था कि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में मेरा प्रभाव कैसे बना रहे। उस समय अमेरिका के पास तेल की कमी थी, आज उसके पास तेल की कमी नहीं है, उस समय थी। अब इजराइल को एनिहिलेट करने की घोषणा ईरान करता है और अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है और इजराइल छोटा सा कंट्री है उसके ऊपर वो अटैक कर देता है तो इजराइल के पास सेकंड स्ट्राइक का टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो छोटा नहीं सा सर, देश लेकिन है। इसमें एक और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ईरान के पर हमला करने के लिए इजराइल को फ्री हैंड अमेरिका दे चुका है और अमेरिका ने कहा कि आप हमला करो, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे बात डैमेज होता है, चाहे बात यहाँ पर मेडिकल सर्विस की हो, इक्विपमेंट्स की हो, फाइनेंस की हो, हथियारों की हो, हर लिहाज से बैकअप जो है बड़ा वो अमेरिका का है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, जब उसका बेटा है वो, उसी ने तो उसको मिडिल ईस्ट में स्थापित किया। लेकिन आज की सिचुएशन वो नहीं है जो आप कह रही है। आज की सिचुएशन ये है कि गया भाड़ में तुम्हारा न्यूक्लियर बम। इजराइल का असलियत में अगर 2 लाइन में कहे तो ये है कि मेरे लिए अब न्यूक्लियर बम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो पिछले 12 दिन में जो उसने देखा है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल, उससे भी ज्यादा उसका रेंज और उससे भी ज्यादा बहुत सारी मिसाइलों को झुंड में दागने के लॉन्चर और वो ताकत। तो उस वजह से उसका ये कहना है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइलें नहीं बननी चाहिए। अमेरिका साथ देता है, वेरी गुड, नहीं देता है तो मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। ये बड़ी बात है। जी जी, असलम रिजवी जी, लेकिन यहाँ पर जो टीपी त्यागी जी ने बात कही, इजराइल के साथ तो अमेरिका है। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल भले युद्ध की शुरुआत कर ले लेकिन वो अकेले खत्म नहीं कर सकता किसी भी तरह के युद्ध को ईरान के साथ में। लेकिन दूसरी बात ये, इजराइल के साथ अमेरिका है, अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के साथ रूस या चाइना जैसे मुल्क तो नजर आते हैं, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में उसकी जो तमाम जिनसे भी बनती नहीं है उनके साथ में कौन कौन स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ है उसी तरह से क्या चाइना और रशिया भी ईरान के साथ है, ऐसा नहीं है। वो यकीनन ईरान के साथ है लेकिन बहुत ज्यादा ईरान के साथ नहीं है। जहां तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात है तो उनमें कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो खुलकर ईरान का साथ दे सके, क्योंकि हर एक को अपनी फिक्र है। क्योंकि इन्हें मालूम है, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन्हें मालूम भी है कि अगर अमेरिका इनसे जो है सपोर्ट अपना वापस ले लेगा तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो इनके साथ नहीं है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट है वो ईरान के साथ नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो इस वक्त भी आयतुल्लाह खामनाई को अपना रहबर मानती है, अपना लीडर मानती है और ईरान के साथ है। और इनको डर यह है कि अगर हमने अमेरिका से दूरी अख्तियार कर ली तो सबसे बड़ा नुकसान हमको ये होगा कि हमारी जो सत्ता है, ये जो हुकूमत है,
हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज वो लोग जो टिके हुए हैं वो नहीं, इसलिए हैं कि लेकिन वहाँ असलम रिजवी जी, इस बीच ये भी खबर सामने आई कि आपके यहाँ जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं अब वो बड़े एक्टिव हैं, अमेरिका का समर्थन उनकी हाँ में हाँ मिला रखे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से हालात ईरान में हैं, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए स्थिति को कंट्रोल के लिए। या बिल्कुल सही कहा आपने। रजा पहलवी का आप शायद नाम जी लेना जी, चाह रही रजा हैं कि पहलवी जी। रजा पहलवी जो है इसके समर्थन में 1% सिर्फ ईरानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। 1% ईरानी इसके समर्थन में है। तो क्या 1% 99 पर हुकूमत कर सकते हैं? ये एक सवाल है मेरा तमाम लोगों से, तमाम व्यूअर्स से। ये मुमकिन नहीं है कि, और इसीलिए आपने शायद सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मैं इससे मुलाकात नहीं करूंगा, रजा पहलवी से। शायद आपको याद होगा। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम है कि ये इतना मजबूत नहीं है कि इससे मिला जाए। कोई भी बड़ा किसी मुल्क का उससे मिलता है कि जिसके पास पावर हो, जिसके पास लोग हों। इस वक्त रजा पहलवी बहुत ही कमजोर है और उसको जो है सिर्फ इजरायली मीडिया है जो बड़ा कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया में भी उसका कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक और बात मैं जल्दी से चाहूंगी यहाँ पर पूर्णिमा नाजी बताइएगा, जेनेवा में सिर्फ ईरान और अमेरिका की बैठक ही नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन की भी बैठक हुई। दूसरी तरफ इजराइल के साथ में गाजा के जो तमाम तनाव रहे उस बीच पीस प्लान बनाने की भी बातचीत हुई, लेकिन इसमें से कुछ भी फ्रूटफुल होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर हर मुलाकात में कोई ये कहा जाए समाधान नहीं निकला। फिर अमेरिका खुद सुपर पावर ये कहा जाए चौधराहट दिखाने के लिए जो आगे बढ़ रहा है वो क्या फेल होता हुआ नजर आ रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे? देखिए, अमेरिका एक सुप्रीम पावर है और अपने आप को सुप्रीम रखना चाहते हैं और एक तरीका से वो ऐसे सुप्रीम रहना चाहते हैं डिक्टेट करने के लिए। और डिक्टेट सिर्फ एक तरीका से नहीं कर रहे, इकोनॉमिक कोएर्शन करते हैं। अब तारीफ का सिचुएशन आपने देख लिया, मिलिट्री माइट दिखाना है। अभी ईरान पे आप देख ही रहे हो, वो वेनेजुएला में जो किडनैपिंग हुआ है मडूरो का, इट्स ए कंसर्निंग सिचुएशन। द प्रॉब्लम इज इन दैट अमेरिका इज डूइंग, द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका इज सपोर्टिंग इट। White Christian supremacy is very similar to what Sharia Islamic theocracy is. तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आज अगर अमेरिका कह रहा है कभी डेमोक्रेसी को उनको एक्सपैंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, कभी जाके कम्युनिस्ट को हटाना है, कभी लिटरली जाके बोल रहे कि क्यूबा का हेड को अभी निकालना है, ईरान की शरिया उनको पसंद नहीं है, वहाँ पे जाके ईरान का खमेनी को निकालना है, इंडिया का हिंदुत्व पसंद नहीं है तो मोदी को निकालना पड़ेगा तो कल जाके। तो ये जो एजेंडा चलाते हैं वो अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए करते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज टू, वन, मेजॉरिटी अमेरिकन सपोर्टेड। कल निकी हेली जाके ये बता रही थी कि ईरान इतना कमजोर हो चुका है, जाके आप दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, ये मौका है, जाके उसको वीकेंड करो और खत्म करो। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये कितना गंभीर बात है। अमेरिका कौन होता है, निकी हेली कौन होता है? वो खुद कन्वर्ट क्रिश्चियन हो चुकी है। वो उसके लिए कन्वर्शन और उसका अलाइनमेंट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी के साथ ना दिखाएंगे तो उसका प्रॉक्सिमिटी टू वाइट नहीं दिखाएंगे और तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वो जाके लिटरली ग्राउंड, जो अभी भी हालात हैं, जिस तरह से अभी भी हालात हैं पूर्णिमा जी, अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें बार बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हस्तक्षेप तो कर रहा है लेकिन युकी देवनाथ जी ना घर संभल रहा है ना बाहर की परिस्थितियां अभी कंट्रोल में हैं। जो भी हालात है, क्या आपको ऐसा लग रहा है इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका किसी युद्ध में जाना चाहेगा? मिडिल टर्म ये कहा जाए इलेक्शंस हैं अभी रिसेंटली इस साल और जो तमाम पहले ही चारों तरफ से घिरे हुए, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है क्या, जो बार बार सैटरडे को हमला होने की बात हो रही है? अमेरिका युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि पेंटागन की ब्रीफिंग बहुत क्लियर है। CIA और मोसाद की जो एनालिसिस है वो भी बहुत क्लियर है कि ईरान पर बॉम्बिंग करके अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ईरान को नुकसान होगा लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी आप देखिए आज की तारीख में 43% आ गई है। रिपब्लिकन्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं और आज ज्यादातर जगह पर अगर आप जाएं डेमोक्रेट्स जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि सब जगह पे डेमोक्रेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो
50% से बढ़कर 55% हो गई है। तो अभी जो ये सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, आप जी, जी। देखेंगे रिपब्लिकन्स को बहुत नुकसान होगा और डेमोक्रेट्स को एडिशनल जमीन मिलेगी। जी ठीक है, ये एक अपने आप में अहम बात हो जाती है। इलेक्शंस तो अपने आप में है, लेकिन क्या अमेरिका किसी तरह के हमले को लेकर उस रूप में तैयार है? मुमताज आलम, क्या बार बार जो बड़ी धमकी है, सैटरडे को की तारीख तय है, 2 दिन के बाद में एक बड़ी तैयारी नजर आती है, ईरान भी पूरी तरह से तैयार है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ईरान तैयार है और ईरान हालत जंग में मुसलसल रहा है, क्योंकि पता है कि अमेरिका हो या इजराइल हो, ये धोखा नहीं, वो दे करके जंगी बेड़े के अटैक तौर कर पर तो सकते हैं। तैयार है, लेकिन फाइनेंशियली उसको कितना नुकसान होगा या इस युद्ध में आने के बाद में क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है या नहीं? देखिए ईरान जो है वो अपने हौसले से लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास बड़ी ताकत है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 2 चीजें आप समझ लीजिए कि ईरान जो है वो लाशें उठाने का हौसला रखता है, वो कुर्बानी पेश करने का जज्बा रखता है, लेकिन अमेरिका के पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बड़ी ताकत आप बता रही ना कि 50,000 फौज है और ये बेड़े हैं, ये अमेरिका की कमजोरी भी है। अच्छा। क्योंकि ईरान जब रिएक्ट करेगा इस बार, तो सिर्फ इजराइल को नहीं, इजराइल के 8 मकामात निशाने पे, इसके अलावा जितने इनके बेसेस हैं, और इस बार कोई खड़ा नहीं होगा। सऊदी ने साफ मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, तुर्की ने कहा कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा अगर आप अटैक करते हैं। ये तमाम चीजें, इससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो अगर अमेरिका अटैक करता है तो ये इजराइल से बड़ी गलती होगी। जो इजराइल ने गलती की थी, ये उससे बड़ी गलती होगी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, शायद लोग इसको न समझे, इस बार ये जंग अगर शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अमेरिका में दाखिल हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए आप। ये जंग जो है यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिएगा, इसलिए तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं अमेरिका से कि वो अटैक न करे, ये गलती न करे, वरना उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये जंग शुरू होगी तो 1-2 हफ्ते में नहीं, जैसे गाजा में कहा गया था कि 15 दिन में हम कर देंगे, 2 साल लग गए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अदावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी जो हालात नजर आते हैं उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी तैयारी है। लेकिन अगर जंग का आगाज होता है तो उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, खुद अमेरिका भी आएगा और बहुत बड़ी, ये कहा जाए कि एक बड़ी तस्वीर बन सकती है मुश्किल हालात वाली पूरी दुनिया के लिए। क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।